नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप तेजवानी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं प्रज्ञान एकेडमी पर। और हम चल रहे हैं क्षितिज भाग 2 के अंतिम अध्याय की तरफ, जिसका नाम है संस्कृति और जिसके लेखक हैं श्री बदंत आनंद कौशल्यायन। बदंत आनंद कौशल्यायन जो कि संस्कृति पाठ के लेखक हैं, ये जो है ना प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु, गांधी भक्त तथा साहित्यकार के नाम से इनको जाना जाता है, जिनका जन्म 1905 में अंबाला के सोहाना गांव में हुआ था। और बौद्ध भिक्षु के रूप में उन्होंने देश विदेश में काफी भ्रमण किया था। जनरली बौद्ध भिक्षुओं की आदत होती है या उनकी वो ज्ञानार्जन के लिए यहाँ वहां भ्रमण करते रहते हैं, तो इनकी भी वही प्रवृत्ति थी। उन्होंने देश विदेश का काफी भ्रमण किया। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। किसने? लेखक बदंत आनंद कौशल्यायन ने। और वे गांधी जी के साथ लंबे अरसे तक वर्धा में रहे। जी हाँ, ये है बदंत आनंद कौशल्यायन, जिनका जो चित्र है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अंबाला जिले में इनका सोहाना गांव में जन्म हुआ। यहाँ पर इन्होंने एक निबंध प्रस्तुत किया है जिसका नाम है संस्कृति। और संस्कृति जो निबंध है वो हमें सभ्यता और संस्कृति से जुड़े अनेक जटिल प्रश्नों से टकराने की प्रेरणा देता है। साथियों, मैं बहुत ही बारीकी से आपको इस पाठ को सबसे पहले समझा रहा हूं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, थोड़ा आप ध्यान से समझिएगा। इस पूरे पाठ में सिर्फ और सिर्फ, जैसा कि इस पाठ का शीर्षक है संस्कृति, तो दो शब्दों संस्कृति और सभ्यता, इन दोनों का अर्थ बहुत बारीकी से समझाया गया है। और ये बताया गया है कि ये इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में क्या असमानता है, किस रूप से ये एक दूसरे से अलग है। क्योंकि जनरली हम इन दोनों शब्दों का उपयोग कहीं कहीं पर एक साथ कर देते हैं। यानी जहां सभ्यता लिखना होता है वहां संस्कृति का प्रयोग कर देते हैं, जहां संस्कृति लिखना होता है वहां सभ्यता का प्रयोग कर देते हैं। ये दो शब्द हैं बड़े छोटे, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हिंदी भाषा को जानने वाले हिंदी भाषी शायद 90% लोगों को यह जानकारी नहीं है कि इन दो शब्दों में अंतर क्या है। लेकिन आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपकी कक्षा 10 में ये पाठ रखा गया है और आपको ये समझने का मौका मिला है कि संस्कृति और सभ्यता में क्या फर्क होता है। तो इस निबंध के माध्यम से बदंत आनंद कौशल्यायन जो कि लेखक हैं, इन्होंने अनेक उदाहरण देकर ये बताने का प्रयास किया है कि सभ्यता और संस्कृति किसे कहते हैं। दोनों एक ही वस्तु है अथवा अलग अलग है। वे सभ्यता को संस्कृति का परिणाम मानते हुए कहते हैं कि मानव संस्कृति अविभाज्य वस्तु है। क्या मानते हैं? सभ्यता क्या है? संस्कृति का परिणाम। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से ये समझा दूंगा अभी कि ये सभ्यता और संस्कृति में वास्तव में क्या अंतर होता है, इस पाठ को शुरू करने से पहले, ताकि एक इंट्रोडक्शन से आपको जानकारी मिल जाए। तो वे सभ्यता को संस्कृति का परिणाम मानते हुए कहते हैं कि मानव संस्कृति अविभाज्य वस्तु है। उन्हें संस्कृति का बंटवारा करने वाले लोगों पर आश्चर्य होता है और दुख भी। उनकी दृष्टि में जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं है वह न सभ्यता है न संस्कृति है। अब इस पाठ के माध्यम से कवि ने कुछ उदाहरण दिए हैं। इस पाठ में मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूं कि वास्तव में इसमें क्या फर्क होता है। दो ही शब्द है, सभ्यता और संस्कृति। देखिए, आप थोड़ा सा पीछे जाइए। हमारे मानव संस्कृति, जो मानव का जीवन है या मानव जीवन का जो विकास है, जो आदि मानव के समय से अर्ली ह्यूमन बीइंग के टाइम से हुआ था, उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। उस समय जैसे मानव ने पत्थर को पत्थर से टकराकर आग की खोज की या आग का आविष्कार किया। अब आग क्या है? ये एक सभ्यता है। यानी, और संस्कृति क्या है? उस आविष्कार के दिमाग में उपजने वाली वह शक्ति, जिसने उस शक्ति ने उनको वो आइडिया दिया कि आप आग का आविष्कार कर सकते हो, यह संस्कृति कहलाई। और उस आग का हमने कालांतर में या अभी तक वर्तमान तक हमने इसका क्या उपयोग किया है, यह हमारी सभ्यता है। एक और उदाहरण देकर इस निबंध में कवि ने समझाने का प्रयास किया है। वो उदाहरण है सुई और धागे का, कि हमने सुई और धागे का जो उपयोग हमारे दैनिक जीवन में रोज करते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि इस सुई को बनाने में एक लोहे के छोटे से तार के पिछले हिस्से में एक छेद बना के और आगे वाले हिस्से को नुकीला बनाना
बहुत बारीक सी चीज है, कभी आपने दिमाग लगाया इस चीज को कि इस चीज को बनाने से कवि की किस योग्यता का उपयोग हुआ है? क्या उन्होंने केवल अपने शरीर को ढकने के लिए, आपको जानकारी है कि सुई और धागे के माध्यम से आप सिलकर अपने कपड़े बना सकते हैं, और या फिर सजावट के लिए, जैसे आजकल फैंसी तौर पे भी कुछ लोग कपड़े पहनते हैं, और काफी लोग पहनते हैं, कुछ लोग क्या, काफी जनसंख्या है जो फैशन के लिए कपड़े पहनती है। तो ये ही डिफरेंस है, एक आग का आविष्कार और एक सुई धागे का आविष्कार। बहुत सिंपल शब्दों में मैं बता दूं, इन दोनों आविष्कारों, सिर्फ बात इन दोनों आविष्कारों की नहीं है, ये एक मात्र उदाहरण है आपके लिए। इन दोनों आविष्कारों को करने के लिए जो मानव की जो प्रबल इच्छा है या जो इच्छा शक्ति है, वह उसकी संस्कृति है, और वह आविष्कार करने वाला वह व्यक्ति संस्कृत है। लेकिन उसके बाद उन चीजों का उपयोग करना, हो सकता है उनसे और अच्छी तरीके से हमने यूज किया हो, या हमारे पूर्वजों ने उसको उपयोग में लिया हो, उन्होंने बहुत सारी चीजें बनाई हो, जैसे सिलाई मशीन बनाई है, ये सभ्यता के अंतर्गत आता है। आप बहुत ध्यान से समझिएगा, संस्कृति और सभ्यता में बहुत बारीक फर्क है, समझने की देर है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, चलते हैं पाठ की तरफ। जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, ऐसे दो शब्द हैं, सभ्यता और संस्कृति। बहुत बार आपने देखा होगा, आप कक्षा 10 तक आ गए हैं, आपने मेरे हिसाब से ये शब्द, अगर आप अंग्रेजी माध्यम से है तो एक सिविलाइजेशन शब्द आप ग्रेड 2 और 3 से पढ़ते आ रहे हैं एसएसटी में, सिविलाइजेशन। और कल्चर, ये आप ग्रेड 5 की एसएसटी में निश्चित रूप से आपने पढ़ा होगा। हो सकता है हिंदी में भी कहीं इन शब्दों का प्रयोग हो, जहां पर संस्कृति का विलोम शब्द या ऐसे कुछ शब्द आपने पढ़े होंगे, लेकिन इनका अर्थ समझने का आपने कभी प्रयास नहीं किया। और बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आपको ये इस पाठ के माध्यम से कक्षा 10 में एनसीईआरटी में ये पाठ शामिल किया गया, और आपको इस पाठ के माध्यम से सभ्यता और संस्कृति दोनों में अर्थ समझने का मौका मिला है। इन दो शब्दों के साथ जब विशेषण लग जाते हैं, उदाहरण के लिए जैसे भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक सभ्यता। अब देखिए, ये दो शब्द हैं, इनमें से हमने एक शब्द लिया सभ्यता, और सभ्यता के आगे विशेषण लगे हुए, एक तो भौतिक, एक आध्यात्मिक। भौतिक यानी बाहरी सुख सुविधाओं से युक्त, और आध्यात्मिक यानी भगवान से संबंधित, उनकी पूजा पाठ अर्चना, है ना, या अंग्रेजी में एक शब्द यूज किया जाता है जिसको स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं, ना, तो आध्यात्मिकता। तो भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक सभ्यता, तब दोनों शब्दों का जो थोड़ा बहुत अर्थ समझ में आया रहता है, वह भी गलत सलत हो जाता है। यानी सभ्यता और संस्कृति के आगे जब कोई भी विशेषण लगता है, जब उन शब्दों को समझाने के लिए उनकी विशेषता प्रकट की जाती है, तो शब्द जो थोड़ा बहुत दिमाग में आता है ना, वो भी हट जाता है। क्या यह एक ही चीज है अथवा दो वस्तुएं? अब कवि प्रश्न भी कर रहा है इस निबंध के माध्यम से पाठकों में जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, कि क्या ये सभ्यता और संस्कृति एक ही चीज है या दो वस्तुएं हैं? यदि दो है तो दोनों में अंतर क्या है? यदि एक है तब तो कोई अंतर है ही नहीं। लेकिन अगर आप मानते हैं कि दो है तो दोनों में अंतर क्या है? हम इसे अपने तरीके पर समझने की कोशिश करते हैं। अब कवि ने, जो लेखक है बदंत आनंद कौशल्यायन, अपना ही प्रश्न किया है और पाठकों को थोड़ी सी उत्तेजना देकर और उन्हें अपने तरीके से समझाने का प्रयास इस पंक्ति में कर रहे हैं। कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव समाज का अग्नि देवता से साक्षात नहीं हुआ था, यानी जब मानव समाज आग के बारे में नहीं जानता था, फल फूल पत्तियां या शाक यानी सब्जियां और मांस, कच्चा मांस खाकर ही अपना जीवन निर्वाह करता था, उस समय जब उसको आग के बारे में नहीं पता था। लेकिन आज तो घर घर चूल्हा जलता है, यहां तक कि गैस जलते हैं, और जनरेशन चेंज होगी, चूल्हे से स्टोव पर आए, स्टोव से गैस पे आए। घर में किसी जमाने में अंगीठी भी हुआ करती थी, अंगीठी कहते हैं सिगड़ी को। तो जिस आदमी ने पहले पहले आग का आविष्कार किया होगा, वह कितना बड़ा आविष्कर्ता होगा। अब आप सोचिए कि जिस व्यक्ति ने सबसे पहले आग का आविष्कार किया, वो कितना बड़ा आविष्कर्ता होगा। आप सोचिए कि उसकी कितनी महान शक्ति होगी उस सोच के बारे में, जिससे पूरा मानव जीवन का कल्याण हो रहा है, वो अपना पेट भर पा रहे हैं, और आग से अनेकों दैनिक जीवन के कार्य हो रहे हैं। वो कितना बड़ा आविष्कर्ता होगा। अथवा कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव को सुई धागे का परिचय नहीं था। अब इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है,
आग के आविष्कार का, और दूसरा एग्जाम्पल दिया है सुई और धागे का। कि कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव को सुई धागे का परिचय न था। जब सुई धागे का परिचय न था तब क्या किया करता था? मानव अपने तन को ढकने के लिए पत्तों का उपयोग किया करता था, या अगर कहीं से उसे कुछ कपड़ा, वैसे बहुत लेट इन्वेंट हुआ, पर कुछ भी ढकने की चीज जिससे अपना वो शरीर ढक लिया करता था। जिस मनुष्य के दिमाग में पहले पहल ये बात आई होगी कि ऐसी सुई और धागा बन सकता है और कपड़ों को सिला जा सकता है और कपड़े बन सकते हैं, आप सोचिए कितनी महान शख्सियत होगी वो। कि एक लोहे के टुकड़े को घिसकर उसके एक सिरे को छेद कर, यहाँ सुई की बात हो रही है, ज्यादा कंफ्यूज मत होइए। एक टुकड़े को घिसकर उसके लोहे के एक टुकड़े को घिसकर उसके एक सिरे को छेद कर और छेद में धागा पिरोकर कपड़े के दो टुकड़े एक साथ जोड़े जा सकते हैं, वह भी कितना बड़ा आविष्कर्ता होगा। सोचिए आप, एक आग का आविष्कार, एक सुई धागे का आविष्कार, इन दो आविष्कारों को करने के पीछे जो मानव की इच्छा शक्ति है वह संस्कृति है, लेकिन बाद में वह उस चीज का आविष्कार, इच्छा शक्ति संस्कृति है, लेकिन उस चीज का आविष्कार यानी आग और सुई धागा ये सभ्यता है। अथवा कल्पना कीजिए उस समय की, ये पैराग्राफ हम पढ़ चुके हैं, इन्हीं दो उदाहरणों के इन पर विचार कीजिए। पहले उदाहरण में एक चीज है किसी व्यक्ति विशेष की आग का आविष्कार कर सकने की शक्ति, और दूसरी चीज है आग का आविष्कार। देखिए दो चीजें हैं, एक तो आग का आविष्कार करने की शक्ति, यह है संस्कृति, और एक आग का आविष्कार, यह है सभ्यता। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण में जो सुई धागे का उदाहरण है, उसमें एक चीज है सुई धागे का आविष्कार कर सकने की शक्ति, और दूसरी चीज है सुई धागे का आविष्कार। अब ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ही पूरे पाठ की धुरी है। ये पंक्तियां, जिस योग्यता, प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पर जो आग का और सुई धागे का आविष्कार हुआ है, आपको समझ में आया? जिस प्रेरणा के बल पर जो आग का और सुई धागे का आविष्कार हुआ है, वह है व्यक्ति विशेष की संस्कृति, और उस संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ है, जो चीज उसने अपने तथा दूसरों के लिए आविष्कृत की है, उसका नाम है सभ्यता। अब इस बात को आप बहुत बारीकी से समझने का प्रयास कीजिए। यानी जो मनुष्य की जो प्रबल इच्छा या इसका स्वभाव या उसकी जो प्रवृत्ति है, इसको आग के आविष्कार को और सुई धागे के आविष्कार को करने की, यह है व्यक्ति विशेष की संस्कृति। और उस संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ है, जो चीज उसने अपने तथा दूसरों के लिए आविष्कृत की है, उसका नाम है सभ्यता। यानी इच्छा शक्ति और आविष्कार। इच्छा शक्ति, आग को आविष्कार करने की इच्छा शक्ति, ये हुई संस्कृति, और आग का आविष्कार अपने आप में एक सभ्यता है। जिस व्यक्ति में पहली चीज जितनी अधिक व जैसी परिष्कृत मात्रा में होगी, वह व्यक्ति उतना ही अधिक व वैसा ही परिष्कृत आविष्कर्ता होगा। यानी जितनी उसकी इच्छा होगी कुछ करने की, अच्छा करने की, एक नया करने की, जिससे मानव का कल्याण हो। ध्यान रखिएगा, संस्कृति हमेशा मानव का कल्याण लेके आती है, सभ्यता मानव कल्याण की वस्तु होती है। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है, किंतु उसकी संतान को वह अपने पूर्वज से अनायास ही प्राप्त हो जाती है। हुई है, जैसे न्यूटन ने आविष्कार किया है, ठीक है, और भी बहुत सारे नए नए आविष्कार होते रहे हैं। इन सब आविष्कारों को करने वाला एक जो होता है, उसमें एक विशेष बुद्धि होती है, विशेष बल होता है, आत्मबल होता है उसको, और लेकिन उसकी संतान को वह अपने पूर्वज से अनायास ही प्राप्त हो जाती है। हम सब अपने पूर्वजों की संतान है, हमारे पूर्वजों से हमें बहुत कुछ प्राप्त हुआ है। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया, वह व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है। और उसकी संतान जिसने अपने पूर्वज से यह वस्तु अनायास ही प्राप्त हो गई, वह अपने पूर्वज की भांति सभ्य भले ही बन जाए, लेकिन संस्कृत नहीं कहला सकता। मैंने क्या कहा? आग का आविष्कार करने वाला व्यक्ति ही संस्कृत है। हो सकता है उससे ज्यादा सभ्य हम हो, लेकिन संस्कृत व्यक्ति वही कहलाएगा जिसने आविष्कार किया है, और उसकी आविष्कार करने की इच्छा शक्ति, प्रबल इच्छा, यही संस्कृति है। लेकिन उस आग का आविष्कार सभ्यता है। एक आधुनिक उदाहरण ले, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया, वह संस्कृत मानव था। आज के युग का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से तो परिचित है ही, लेकिन उसके साथ उसे और भी अनेक बातों का ज्ञान
प्राप्त है जिनसे शायद न्यूटन अपरिचित रहा हो। ये वही बात है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि जो प्रमुख आविष्कर्ता है, उस आविष्कर्ता ने जिस चीज का आविष्कार किया है उसके पीछे जो उसकी प्रबल इच्छा शक्ति है वह संस्कृति है। हो सकता है उसके जो अग्रज होंगे यानी हम लोग हैं उनसे ज्यादा सभ्य हो सकते हैं, लेकिन संस्कृत व्यक्ति वही कहलाएगा जिसने आविष्कार किया। ऐसा होने पर भी हम आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को न्यूटन की अपेक्षा अधिक सभ्य भले ही कह सकें, पर न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कह सकते। आपको समझ में आया कुछ कि हम उसे न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कह सकते। आग के आविष्कार में कदाचित पेट की ज्वाला की प्रेरणा एक कारण रही होगी, यानी आग का आविष्कार हुआ क्योंकि आदि मानव को भूख लगती थी और उसे पका हुआ भोजन खाने की इच्छा होती होगी, ऐसा रहा होगा। सुई धागे के आविष्कार में शायद शीतोष्ण यानी शीत ऋतु से बचने तथा शरीर को सजाने की प्रवृत्ति। अब सुई धागे के आविष्कार के पीछे दो ही उद्देश्य हो सकते हैं, या तो उसे सर्दी लगती है तो उसे अपने तन को ढकना है, और या फिर उसे अपने शरीर को सजाना है। तो इन प्रवृत्तियों का विशेष हाथ रहा। अब कल्पना कीजिए उस आदमी की जिसका पेट भरा है, जिसका तन ढका है, लेकिन जब वह खुले आकाश के नीचे सोया हुआ रात के जगमगाते तारों को देखता है तो उसको केवल इसलिए नींद नहीं आती है क्योंकि वह यह जानने के लिए परेशान है कि आखिर यह मोती भरा थाल क्या है। यानी जब आप कल्पना कीजिए, जब आप छत पर जाते हैं, रात में टिमटिमाते हुए तारों को देखते हैं, तो और आपको ऐसा नहीं लगता कि किसी थाल में कोई टिमटिमाते हुए जो तारे हैं वो मोतियों के समान चमक रहे हैं। पेट भरने और तन ढकने की इच्छा मनुष्य की संस्कृति की जननी नहीं है। पेट भरा और तन ढका होने पर भी ऐसा मानो जो वास्तव में संस्कृत है निठल्ला नहीं बैठ सकता। देखिए, अब एक चीज पहले आ चुकी है कि संस्कृति क्या है, किसी आविष्कार को करने की इच्छा शक्ति। अब दूसरी चीज यहां पर आई है ज्ञान, यानी जो हमें ज्ञान दे। देखिए, नया ज्ञान, नवीन ज्ञान, पुराना नहीं। हमारी सभ्यता का एक बड़ा अंश हमें ऐसे संस्कृत आदमियों से मिला है। काफी संस्कृत आदमी होते हैं वो लोग जिनकी चेतना पर स्थूल भौतिक कारणों का प्रभाव प्रधान रहा है, किंतु उनका कुछ हिस्सा हमें मनीषियों से भी मिला है, जिन्होंने तथ्य विशेष को किसी भौतिक प्रेरणा के वशीभूत होकर नहीं, बल्कि उनके अपने अंदर की सहज संस्कृति के कारण ही प्राप्त किया। यानी उनमें इतना ज्ञान था, उन्हें पदार्थ यानी वस्तु यानी धन उसकी लिप्सा नहीं थी, उन्होंने ज्ञान दिया है और उस ज्ञान के बल पर लोग आगे बढ़े हैं। उन्होंने अपने जीवन में शिक्षा दीक्षा ग्रहण की है, और लेकिन संस्कृत, वो सभ्य जरूर हो सकते हैं जो शिष्य हैं, लेकिन संस्कृत तो गुरु ही रहेगा। रात के तारों को देखकर न सो सकने वाला मनीषी हमारे आज के ज्ञान का ऐसा ही प्रथम पुरुष करता था। यानी आज जो हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है आसमान के बारे में, खगोल विज्ञान के बारे में, तो वो किसी ऐसे आदमी ने सोचा होगा जिसकी जिज्ञासा प्रबल रही होगी, जिसके सोचने की शक्ति उसे मजबूर करती होगी कि मुझे इस बारे में जानकारी लेनी है कि ये चीज क्या है। भौतिक प्रेरणा, ज्ञानेप्सा यानी ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, क्या ये दो मानव संस्कृति के माता पिता हैं? ध्यान रखिएगा, इनके अलावा भी एक चीज और आएगी। अब तीसरी चीज, पहली चीज भौतिक प्रेरणा, दूसरी चीज ज्ञानेप्सा, और तीसरी चीज है दूसरे के मुंह में कौर डालने के लिए, कौर यानी टुकड़ा, भोजन का टुकड़ा डालने के लिए जो अपने मुंह का कोर छोड़ देता है, यानी लोगों की भलाई करता है, यानी अपने पास सीमित साधन होते हुए भी लोगों की भलाई करता है, उसको यह बात क्यों और कैसे सूझती है। रोगी बच्चे को सारी रात गोद में लिए जो माता बैठी रहती है, वह आखिर ऐसा क्यों करती है। सुनते हैं कि रूस का भाग्य विधाता लेनिन अपनी डेस्क में रखे हुए डबल रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं न खाकर दूसरों को खिला देता है। रूस का भाग्य विधाता लेनिन, जो अपनी डेस्क में डबल रोटी के टुकड़े जरूर रखता था लेकिन स्वयं न खाकर वो दूसरों को खिला देता था। वह आखिर ऐसा क्यों करता था। संसार के मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न देखते हुए कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया। कार्ल मार्क्स अगर चाहता तो एक वैभवशाली जीवन जी सकता था, लेकिन मजदूरों को दुखी देखकर उन्हें सुखी देखने का स्वप्न उसे हुआ, और उस चक्कर में, इस पूरे घटनाक्रम में उसने अपना पूरा जीवन उनके साथ
दुख में बिता दिया। और इन सब से बढ़कर आज नहीं, आज से 2500 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ, अब यहाँ पर सिद्धार्थ का जिक्र हुआ है, यानी महात्मा बुद्ध का, इन्होंने अपना घर न केवल इसलिए त्याग दिया था कि किसी तरह तृष्णा के वशीभूत लड़ती कटती मानवता सुख से रह सके। उन्होंने कम समय में ही, अल्पायु में भी अपना जीवन, गृहस्थ जीवन त्याग कर और वो चले गए थे वन की तरफ, और उन्होंने वहां पर ज्ञान प्राप्त किया। क्या सोच रही होगी, क्या बुद्धि रही होगी उनकी इसके पीछे? क्या वो चाहते थे कि जिस प्रकार बौद्ध धर्म के अनुयायी पूरे विश्व में घूम घूम कर प्रचार प्रसार कर रहे हैं और मानवता का संदेश दे रहे हैं, धर्म को पालने का संदेश दे रहे हैं, ऐसा उनकी सोच रही होगी। हमारी समझ में मानव संस्कृति की जो योग्यता आग व सुई धागे का आविष्कार कराती है, वह भी संस्कृति है। वह भी संस्कृति है जो योग्यता तारों की जानकारी कराती है। यानी आग का आविष्कार, सुई धागे का आविष्कार कराने की जो मानव संस्कृति है, लगभग वैसी ही योग्यता उसमें भी है। किसमें? जो तारों की जानकारी कराती है, यानी नए आविष्कार को। और वह भी, यानी तीसरी चीज, और जो योग्यता किसी महामानव से सर्वस्व त्याग कराती है, वह भी संस्कृति है। तो संस्कृति यहाँ पर तीन चीजें हो गई। क्या क्या? आविष्कार करने की क्षमता, ठीक है, और जो नया ज्ञान, नया आविष्कार, यानी ज्ञान से संबंधित, एक तो आविष्कार करने की प्रबल इच्छा, एक ज्ञान, और एक भलाई, वेलफेयर। और सभ्यता, सभ्यता है संस्कृति का परिणाम। मैंने आपको पहले भी बताया कि संस्कृति पहली चीज है, सभ्यता दूसरी चीज है। हमारे खाने पीने के तरीके, हमारे ओढ़ने पहनने के तरीके, हमारे गमनागमन यानी आने जाने के साधन, हमारे परस्पर कट मरने के तरीके, सब हमारी सभ्यता है। मानव की जो योग्यता उसमें आत्म विनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, हम उसे संस्कृति कहें या असंस्कृति। अब ये पाठकों के लिए बहुत ही सहज हो जाएगा, श्रोताओं के लिए भी बहुत सहज है। बताइए कि जो योग्यता मानव की आत्म विनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, वो क्या है? संस्कृति है या असंस्कृति? निश्चित रूप से असंस्कृति होगी। मैंने पहले भी बताया कि संस्कृति हमेशा मानव कल्याण की तरफ चलती है, और जिन साधनों के बल पर वह दिन रात आत्मविश्वास में, आत्म विनाश में जुटा हुआ है, हम उन्हें उनकी सभ्यता समझे या असभ्यता? निश्चित रूप से असभ्यता होगी। संस्कृति का यदि कल्याण की भावना से नाता टूट जाए तो वह असंस्कृति होकर ही रहेगी, और ऐसी संस्कृति का अवश्यम भावी परिणाम असभ्यता के अतिरिक्त कुछ नहीं हो सकता। संस्कृति है तो सभ्यता है, यदि असंस्कृति है तो असभ्यता आएगी। संस्कृति के नाम से जिस कूड़े करकट के ढेर का बोध होता है, वह न संस्कृति है न रक्षणीय वस्तु। क्षण क्षण परिवर्तन होने वाले संसार, यानी कम समय में ये संसार परिवर्तित है, और उस संसार में किसी भी चीज को पकड़कर बैठा नहीं जा सकता, हम रुक नहीं सकते, समय किसी के लिए नहीं रुकता है। मानव ने जब जब प्रज्ञा यानी ज्ञान और मैत्री यानी मित्रता भाव से किसी नए तथ्य का दर्शन किया है, तो उसको कोई वस्तु नहीं देखी है, यानी वस्तु यानी धन पदार्थ उसने नहीं देखा है, जिसकी रक्षा के लिए दल बंदियों की जरूरत है, किसी समूह की आवश्यकता नहीं है। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है। इस पाठ की सबसे खूबसूरत लाइन है ये कि मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है। मानव की जो संस्कृति है वो कभी नहीं टूटने वाली, कोई विभाजन नहीं होगा इसमें, और उसमें जितना अंश कल्याण का है वह अकल्याणकर की अपेक्षा श्रेष्ठ ही नहीं, स्थायी भी है। यानी कल्याण स्थायी है और कल्याणकारी भी है और श्रेष्ठ है। तो साथियों, इस पाठ में, संस्कृति नाम के पाठ में, दो बहुत ही साधारण शब्दों, संस्कृति और सभ्यता के बारे में आपको जानकारी मिली, और सच में काफी थोड़ा समझने के दृष्टिकोण से ऐसा लग रहा था शुरू में कि शायद मैं आपको किस तरह से ये समझा पाऊंगा, लेकिन मुझे इसमें सफलता प्राप्त हुई। अब आप संस्कृति और सभ्यता को बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं, और लेखक का उद्देश्य भी यही रहा है कि जो कक्षा 10 के छात्र हैं, पाठक हैं, श्रोता हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से संस्कृति और सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। अब इस पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दों की तरफ चलते हैं। शब्द संपदा, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक यानी परमात्मा या आत्मा से संबंध रखने वाला, मन से संबंध रखने वाला, ईश्वर से संबंध रखने वाला।
साक्षात यानी जो अपने आंखों के सामने है, प्रत्यक्ष, सीधे। और आविष्कर्ता, आविष्कार करने वाला। परिष्कृत, जिसका परिष्कार किया गया हो, शुद्ध किया हुआ, साफ किया हुआ। अनायास यानी बिना प्रयास के, आसानी से। कदाचित यानी कभी, शायद। शीतोष्ण यानी ठंडा और गर्म। निठल्ला, बेकार, अकर्मण्य, बिना काम धंधे का खाली बैठा हुआ। मनीषियों यानी विद्वानों, विचारशीलों। वशीभूत, वश में होना, अधीन होना। तृष्णा, प्यास, लोभ, अवश्यंभावी, जिसका होना निश्चित हो। और अविभाज्य, जिसे बांटा न जा सके। तो साथियों, हमने क्षितिज भाग 2 पुस्तक को समाप्त कर लिया है। मेरे जो इस चैनल पर पोस्ट किए हुए वीडियोस हैं, अगर आप उनको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको निश्चित रूप से आपकी क्षितिज भाग 2 पर, आप इस पुस्तक पर आपका कमांड हो जाएगा। आप इस चैनल को शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ, उन्हें भी फायदा हो। अपने रिश्तेदारों के साथ इस वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहे। बेल आइकन को जरूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगली क्लास में ग्रामर के साथ। धन्यवाद।